No, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए बेटा, आज से हम लोग न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सॉरी, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु जो पॉइंट इसके नोटिस करने के लिए वो मैं सबसे पहले लिखूंगा. तो सबसे पहली बात कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स छोड़कर लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन पर या लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पर हम लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं. तो उसकी वजह ये नहीं है, उसी के लिए आप कुछ नोट्स लिखिए पहले कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज ए वेक्टोरियल अप्रोच because it involves physical quantities like force, momentum, impulse, etc. However, Lagrangian and Hamiltonian formulation is a Lagrangian and Hamiltonian formulation are scalar approach because it involves physical quantities like potential energy, kinetic energy, work, etc. मेरी आवाज क्लियर है सभी को? बेटा आवाज आ रही है मेरी या फिर नहीं? आ रही है सर. ओके ओके, क्लियर है ना बिल्कुल? और दिखाई भी दे रहा है ना साफ? हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल. Yes, sir. ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है. चलिए, तो सबसे पहली और मुख्य बात ये थी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स कोई अलग अप्रोच नहीं है. इट इज बेसिकली वेक्टोरियल अप्रोच बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स एंड मोमेंटम. हाउएवर लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन जो कि हम पढ़ने वाले हैं आर स्केलर अप्रोचेस, है ना? आर स्केलर अप्रोचेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एटसेट्रा. क्योंकि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी यूज होती है? एनर्जी की टर्म्स वाली. तो एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि स्केलर के साथ काम करना ज्यादा आसान होता है अपेक्षाकृत वेक्टर्स के साथ. तो सबसे मुख्य बात तो ये थी. दूसरी बात ये कि लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन does not reduce the level of difficulty of the problem. Lagrangian and Hamiltonian formulation does not do not reduce the difficulty level of problem. तो कुछ लोगों को ये जो भ्रम रहता है कि लैग्रांजियन से सवाल हल हो जाते हैं आसानी से, न्यूटोनियन से जो नहीं होते हैं, ऐसा भी कुछ खास बात नहीं है. यहाँ पर लिखा है मैंने कि लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन डू नॉट रिड्यूस दी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल को और उसको रिड्यूस नहीं कर पाता. मतलब बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर ले ऐसा जरूरी नहीं है. बट it can open further scope of mechanics. It can open further scope of mechanics
in other branches of physics, like quantum mechanics, statistical mechanics, एटसेट्रा। मतलब ये कहना कि हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन डिफिकल्टी लेवल को कमजोर कर देता है या कम कर देता है, ऐसा नहीं है, बट ये कहना सही रहेगा कि इट कैन ओपन फर्दर स्कोप ऑफ मैकेनिक्स। मतलब ये मैकेनिक्स का जो आगे का स्कोप है उसको बढ़ा देता है इन अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड अदर ब्रांचेस आल्सो। मतलब बेसिकली मुख्यतः जो हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम मैकेनिक्स का स्कोप बढ़ा पाए। ठीक है। एक चीज और भी है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स is basically qualitative approach, is basically quantitative approach. Quantitative approach, however classical mechanics is analytical approach, analytical और qualitative approach, कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, qualitative approach। तो that's why classical mechanics is also called as analytical mechanics। तो नेक्स्ट लिखूंगा क्लासिकल मैकेनिक्स is also called as analytical mechanics। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग एनालिटिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। आप लोगों ने कई जगह बुक के नाम भी देखे होंगे एनालिटिकल मैकेनिक्स के नाम से। ठीक है। बेसिकली इट इज एनालिटिकल अप्रोच। तो इन सब बातों का मतलब आपको समझ में आएगा। मैंने ये सब क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है जिससे कि आपको ये बता पाऊं कि हम फर्दर क्यों पढ़ रहे हैं, आगे क्यों पढ़ना चाहते हैं। दूसरी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वेक्टोरियल अप्रोच होने की वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट था, क्योंकि फोर्सेस को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, एडिशन करना, ये सब वेक्टोरियल ही करना पड़ता था। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में जो अप्रोच यूज करेंगे जोड़ने की घटाने की, वो हम स्केलर अप्रोच यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर एनर्जी, तो एनर्जी को तो जोड़ना होता है, तो सीधे सीधे जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि शुरुआत अब करते हैं। तो यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया होगा, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल इस संसार में, कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो पूरी तरह फ्री हो या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, क्योंकि विदाउट रेस्ट्रिक्शंस वो फ्री पार्टिकल कंसीडर भले ही कर लिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी तरह फ्री हो। तो जो हर प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स होते हैं अवेलेबल, किसी भी प्रॉब्लम को आप उठा के देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा होता है। तो वो कंस्ट्रेंट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मींस होता है बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। किसी सिस्टम पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो कंस्ट्रेंट्स है ना। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। सो रेस्ट्रिक्शंस on a particle or system of particle, ये रेस्ट्रिक्शंस है कि किसी भी पार्टिकल पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शंस है, या किसी सिस्टम पर। जैसे आप लोगों ने कंस्ट्रेंट यही नहीं, आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है या नंबर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, एंसेंबल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो वो भी पढ़े होंगे आप लोगों ने कंस्टेंट। तो ये मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि किसी पार्टिकल पर लगने वाले जो रेस्ट्रिक्शंस है जो उस प्रॉब्लम को स्पेशल बना देता है। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर कि एक पार्टिकल है जिसको आपने थ्रो कर दिया, तो वही प्रॉब्लम क्या बन जाती है,
प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इसी पार्टिकल को अगर आप किसी रस्सी से बांधो तो यही प्रॉब्लम क्या बन जाती है, सिंपल पेंडुलम की। तो ओवरऑल सारा जो प्रॉब्लम्स का जो अलग अलग बनाता है प्रॉब्लम्स को, वो क्या बनाता है, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस आपको पता होने चाहिए, जितने ज्यादा आपको रेस्ट्रिक्शंस पता होंगे उतना ही आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। हालांकि इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। तो ओवरऑल कंस्ट्रेंट तो ये होते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल और ए पार्टिकल, ठीक है। अब हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस कंस्ट्रेंट, हाउ कैन, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किसी भी कंस्ट्रेंट को दर्शाएंगे कैसे, है ना, तो बताएंगे कैसे। तो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन एक्सप्लेन द रेस्ट्रिक्शन इन टर्म्स इन वर्ड्स, शब्दों में, या तो आप ऐसे दिखाएंगे इन वर्ड्स, वर्ड्स में बताएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट, शब्दों में कहना, स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट, किसी भी बात को शब्दों में कहना, कंस्ट्रेंट को शब्दों में बोलने का है, इसको हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर हम एग्जाम्पल बताओ समझे तो कैसे समझेंगे, शब्दों में कैसे कहेंगे, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं सिंपल पेंडुलम को शॉर्टकट में एसपी लिखूंगा, ठीक है, तो आप लोग भी एसपी लिख देना तो आप समझ जाओगे क्या लिखना चाह रहा हूं। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कंस्ट्रेंट इज the length of the string is constant, the length of the string is fixed or constant. तो बेसिकली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट, कि भाई सिंपल पेंडुलम है, उसको आपको बताना है तो आपके पास क्या तरीका है कि आपने कह दिया लंबाई जो है वो कांस्टेंट है, ये स्टेटमेंट हो गया। बट इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दिस कंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की टर्म्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम उसे बोलेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट, नाम से भी बिल्कुल डिफाइन है। तो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, बेटा एक मिनट, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट। एक मिनट में पीछे जाऊंगा बेटा, चिंता ना करो। आप लोग सब लोग अगर अटेंशन रखोगे तो आज के बाद आप लोगों को इन सब चीजों में जो बेसिक्स है इसके उनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ देख लें आप लोग, तो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, एक तो वर्ड्स में बताया तो स्टेटमेंट ऑफ कंस्टेंट, और अगर इक्वेशन की टर्म्स में बताया तो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट। नाउ अगेन इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाउ कैन यू डू दैट, तो मैं फिर से लिखूंगा फॉर एग्जांपल, in case of simple pendulum equation of constant is, अब मैं आपको बना दे रहा हूं कि कैसा सिंपल पेंडुलम, मान लीजिए ये हमने ड्रॉ कर रखा है, ये एल लेंथ है, ये ओ है, ये पार्टिकल को पी से दिखा देता हूं, या फिर मैं आप इस पी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं एक्स कॉमा वाई। तो देयर आर सेवरल वेज, आइदर यू कैन डू दैट लाइक दिस, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इज OP इज इक्वल टू एल, ऐसे दिखा सकते हैं, या आप ऐसे दिखा सकते हो एक्स स्क्वायर एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर आप ऐसे दिखा दो, बात एक ही है, सारी बातों का एक ही मतलब है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया डिस्टेंस OP, अगर ये ओरिजिन है तो, माइनस एल बराबर 0। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कैसे दर्शाते हैं, किसी भी तरीके से आप दर्शा सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही है हर बार कि दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मैंने बताया कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक यू ऑल गॉट माय पॉइंट।
नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट. एक और शब्द आएगा, आप लोग अक्सर देखेंगे क्योंकि मैं यहाँ कंस्ट्रेंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट के ही साथ में अगला लिख रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट. तो जब भी कोई कंस्ट्रेंट होगी तो ऑब्वियस है विदाउट एनी फोर्स वो कंस्ट्रेंट कभी भी फॉलो नहीं कराई जा सकती. भाई आपके ऊपर जब तक कोई दबाव नहीं होगा तब तक आप किसी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे. ऐसे ही पार्टिकल भी है, हमेशा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा, एक हर किसी कंस्ट्रेंट के साथ एक फोर्स होगा और वो फोर्स जो होगा वो उस कंस्ट्रेंट को उसे फॉलो कराएगा. तो मैं ऐसे लिखूंगा कि एवरी कंस्ट्रेंट इज फॉलोड बाय ए फोर्स. एवरी कलर वही यूज कर दे रहा हूँ. एवरी कंस्ट्रेंट is followed by a force. That force is called as force of constraint. जैसे अब आप तुरंत दिमाग में आएगा जैसे कैसे पहचानेंगे कि ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है या सिंपल एक फोर्स है. तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखें, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. मैं बार बार सिंपल पेंडुलम का ही जिक्र करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग किसी और चीज में फंसे. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. मतलब अब आपको ये कैसे पता चला टेंशन ही है. तो यहां तक लिखने के बाद मैं पेज पलटूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो मैं भी आपको समझाता हूँ क्या कहने का मीनिंग है. एक मिनट रुक जाए, पहले समझ लें उसके बाद लिखें. जैसे मान लीजिए ये है आपका सिंपल पेंडुलम, तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे. अगर मैं आपसे कहूँ इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, एक mg और एक टेंशन. दो फोर्स है, एक mg और एक टेंशन है. इन दोनों फोर्स में कौन सा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है और कौन सा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं है, नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स कौन सा है नहीं है. तो आप देखिए डोरी की लेंथ फिक्स है, इस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. तो आप अगर इस डोरी काट दें, मतलब इस कंस्ट्रेंट को खत्म कर दें, इस डोरी को काट दें, मैंने कैची बनाई सीजर, अगर आप इस डोरी को काट देंगे तो mg खत्म हो जाएगा या नहीं. इस डोरी को काटने से mg खत्म होगा या नहीं. नहीं नहीं सर, नहीं होगा. टेंशन लेकिन खत्म हो जाएगी. ठीक खत्म होगा. हाँ सर. ही खत्म हो जाएगी. इसका मतलब डोरी की लेंथ को फिक्स रखने वाले रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेंशन. इसीलिए टेंशन फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है. जबकि mg नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स है. नॉन कंस्ट्रेंट फोर्स, इसको आप लोग बुक्स में ऐसे लिखे देखेंगे, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को इस सिंबल से देखेंगे लिखा हुआ. टेंशन के कंपोनेंट होंगे, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर कंपोनेंट भी खत्म हो जाएंगे. और बुक्स में आप लोग एनसी लिखा हुआ देखेंगे इस तरीके से, नॉन कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट फोर्स. ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी बात. आप पीछे वाली स्लाइड देख लें आप लोग. आप लोग मेरे को सुनते रहो बस. आज अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सारे मतलब मोस्टली, सारे तो नहीं कहूंगा क्योंकि इतना जरूरी नहीं है कि भाई सभी चीजें क्लियर हो जाए. नाउ अब हमने पढ़ लिया कैसे कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रेंट होते क्या हैं और कंस्ट्रेंट किस फोर्स से फॉलो किए जाते हैं, उस तरीके की हमने बातें समझ ली. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. पॉइंटर मोटा हो गया है, कल इसकी पेन को बदलूंगा तो बिल्कुल पतला लिखा जाएगा. ठीक है, बदल लो. अभी नहीं बदल पाऊंगा क्योंकि टाइम लगता है उसमें. दिखने में दिक्कत हो रही है. ऐसा अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा नहीं सर, ठीक है सर. दिख रहा है ना. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का मीनिंग ये है कि पहली बात तो एक होता है टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. कोई मतलब टाइप और क्लासिफिकेशन में बड़ा अंतर होता है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी. एक मिनट जरा रुकना, बाहर से कहीं से आवाज आ रही है बहुत तेज. हाँ,
तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है? on the basis of some property, if you divide some some collection of objects or collection of things into two categories, that is called classification. Means उसका आधार कुछ भी हो सकता है. जैसे आप ही का क्लास है अभी मान लीजिए, तो आपके क्लास को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे लड़के लड़कियों का अलग अलग क्लास बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो बच्चे स्पेक्स पहने हुए और नहीं पहने हुए उनका अलग क्लास बना सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्लास में कोई पर्सन आ रहा है बार बार उसी क्लास में आ रहा है. मतलब कहने का मीनिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन किसी बेस पर करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को रख कर करते हैं, तो उस ब्याह पर कई तरीके से आप कंस्ट्रेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो. तो पहला क्लासिफिकेशन है ज्योमेट्रिकल एंड काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट. मतलब ज्योमेट्रिकल और काइनेमेटिकल पार्ट में कंस्ट्रेंट को डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं. क्या कहने का मीनिंग है? if equation of constraint involves position only, मैं यहां पर लिखूंगा if equation of constraint involve position only, मतलब अगर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट केवल पोजीशन रख रही है, उसको रिप्रेजेंट करने में क्या है, पोजीशन की जरूरत पड़ रही है, तब हम ऐसे कंस्ट्रेंट को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट बोलते हैं. then constraint is said to be geometrical constraint. ठीक है, तब हम उस कंस्ट्रेंट को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जरूर पता करना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल के लिए देखें, फॉर एग्जांपल in case of simple pendulum, equation of constraint involves, equation of constraint क्या है? कोई सी भी आप लिख लें, OP is equal to L लिख लें, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस L बराबर 0 लिख लें, या कुछ भी लिख लें. इन सारे में आप देख सकते हो इनमें केवल पोजीशन आ रही है. मतलब OP इज ए पोजीशन, XY कोऑर्डिनेट्स ये भी पोजीशन है, मतलब वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है. Equation of constraint involves position only, so it is geometrical constraint. मतलब सिंपल पेंडुलम के केस में जो कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व है वो कंस्ट्रेंट क्या है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसमें ऐसा भी हो कि पोजीशन के साथ कुछ और भी इन्वॉल्व हो, तो वो हम देखते हैं. इफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्स वेलोसिटी, इफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्स वेलोसिटी, if equation of constraint involve velocity, then constraint is said to be kinematical constraint. मतलब तब उस वक्त हम उस कंस्ट्रेंट को हम लोग काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट कहेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके के कंस्ट्रेंट काइनेमेटिकल होते हैं, तो वो देखें, अगली लाइन में लिख देता हूँ, अगले पेज पे या यहीं पे लिख देता हूँ. चलिए आगे लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी की रह गई स्लाइड तो कोई बात नहीं, मैं पीछे बढ़ूंगा अभी एक बार और, तब आप लोगों को दिखता है. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क, नॉट सिंपल पेंडुलम, जो वॉइस आ रही है ना वो किसी की वजह से नहीं आ रही है, हमारी तरफ कुछ ठोकर पटक हो रही है, तो उस वजह से आ रही है. तो अभी थोड़ा सा बस कोई कील वगैरह कुछ गाड़ रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है. हाँ, तो ऐसे कांस्टेंट कंस्ट्रेंट हैं जिनमें वेलोसिटी भी आ जाए. तो इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क और सिलेंडर, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क और सिलेंडर, इन केस ऑफ रोलिंग डिस्क और सिलेंडर, कंस्ट्रेंट इज
constraint is point of contact is at rest. जब कभी कोई बॉडी रोल करती है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है परफेक्ट रोलिंग के दौरान क्या होता है, रेस्ट में होता है. ये मैंने बताया भी था आप लोगों को, आई थिंक याद आ रहा हूँ आप लोगों को बताया था क्या ये? यस सर बताया था. हाँ सर. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रोल करते वक्त क्या होता है, हमेशा रेस्ट में रहता है, इसीलिए कहते थे कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है. तो दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट. इस टाइप का कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व है और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे करोगे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये अगर कोई रोलिंग डिस्क है तो याद है आप लोगों को कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये रोल कर रही है, मान लीजिए ऐसे रोल कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके अंदर दो वेलोसिटीज होंगी. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दिखाऊं तो एक आगे की तरफ को v और पीछे की तरफ को r ओमेगा. इफ r इज द रेडियस, याद आ रहा है नहीं? यस सर. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस बात को कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा जब v बराबर क्या हो, r ओमेगा के बराबर. तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या बनी, v इज इक्वल टू r ओमेगा. स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट जो मैंने लिखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हो गई. इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है. तो जब रोल करता है, परफेक्ट रोलिंग है ये, तो जब कोई बॉडी रोल करती है तो इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके की होती है. और यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में देख रहे हैं वेलोसिटी भी है, which involve velocity. तो वेलोसिटी इसमें है इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में, सो इट इज काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट. सो इट इज काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट. समझ में आया कुछ? तो अगर हमें क्या बताना हो कि कोई पर्टिकुलर स्फीयर या पर्टिकुलर कोई डिस्क या सिलेंडर रोल कर रहा है और हमें ये बताना है कि वो परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, तो इस बात को आप इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वेशन के माध्यम से कैसे एक्सप्रेस करेंगे, v बराबर r ओमेगा लिखकर. और v बराबर r ओमेगा में आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट में, इक्वेशन में वेलोसिटी इन्वॉल्व है, v भी वेलोसिटी, ओमेगा भी वेलोसिटी है. तो अगर वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो हम उसे कहेंगे क्या, काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट. मतलब वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, पोजीशन भी हो सकती है, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो ये काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट हो जाएगा. नाम से भी साफ साफ पता चल रहा है. ज्योमेट्री मींस केवल पोजीशन से जिसका रिश्ता हो, काइनेमेटिकल मींस जिसमें गति से उसका रिश्ता हो. तो काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्स वेलोसिटी और जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व्स पोजीशन ओनली. क्लियर हो रहा है बात को? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी के? यस सर. सर अभी जो बोला रिपीट करना थोड़ा सा. मैंने कहा नाम से पता चल रहा है, ज्योमेट्री मींस केवल पोजीशन से जिसका रिश्ता हो और काइनेमेटिकल मींस जिसका गति से रिश्ता, मतलब वेलोसिटी. याद करने के लिए भी आपको नाम से पता चल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, बहुत आप लोगों ने सुना होगा होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक, अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. होलोनोमिक, आवाज बंद करें बेटा, आवाज बंद कर ले. होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक. तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? ये नाम थोड़े से अजीब से इसलिए लगते हैं क्योंकि ये यहाँ की इंग्लिश हिंदी के शब्द ही नहीं है. आप लोगों ने होलोग्राफी सुना होगा, होलोग्राफी आई थिंक सभी ने सुना होगा. यस सर. होलो मीन्स व्हाट? होलो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट. होलोग्राफी भी होती है कंप्लीट फोटोग्राफी, कंप्लीट, इंटायर, कंप्लीट और इंटायर और इंटीग्रेबल. इंटीग्रेबल, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. और इंटायर और इंटीग्रेबल, ठीक है. तो होलो कोई इंग्लिश लेटर नहीं है, इंग्लिश शब्द नहीं है, बस इसीलिए हमें इससे थोड़ा सा डर लगता है. तो होलो का जो मतलब है वो क्या है, कंप्लीट से या इंटायर से.
या इंटीग्रेबल से। अभी मैं आपको इन सब चीजों का मतलब बताऊंगा। आप लोगों ने और भी जगह इस तरीके के वर्ड सुने होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कभी आप लोगों ने वो सुना है हेलोजेंस? हाँ सर। हेलोजेंस सेवेंथ ग्रुप। यस सर। यस सर। सेवेंथ ग्रुप क्यों बोलते हैं उन्हें हेलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, इन सबको हम लोग क्यों बोलते हैं हेलोजेंस? कंप्लीटली फिल होती है। तो हेलोजन क्यों बोलते हैं? किसी को नहीं पता। इसका मतलब किसी ने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी नहीं है थोड़ी भी। सर इलेक्ट्रॉन Dead and completed of gaining the electron. हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? किसी ने बच्चे ने सही जवाब दिया है, एक दो लोगों ने नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें लिखा है ये साल्ट देते हैं। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं। वैसे हेलोजेंस मींस बता दूं मैं, जो समंदर से रिलेटेड होते हैं, समुद्र से निकलने वाली, जो सी से निकलती हैं चीजें, उनको हेलोजेंस नाम दिया गया है। ये भी अंग्रेजी वर्ड नहीं, इंग्लिश वर्ड नहीं। तो जो समुद्र से अवतरित है वो सब जो है हेलोजेंस, चैल्कोजेंस, हेलोजेंस, और आप लोगों ने और भी सब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़े होंगे जो कि यहाँ की भाषा के, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सब हमारे समुद्री घास वगैरह से, समुद्र के पानी से मिलता है, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते थे हेलोजेंस। खैर हमारा वो कंसर्न नहीं है। अब हम बात करते हैं ये सॉल्ट बनाते हैं उससे क्या है? ठीक है, होलोनॉमिक। अब नॉन होलोनॉमिक से यहाँ क्या मीनिंग है, क्या मतलब है कंप्लीट और इंटायर का? तो इफ ए कंस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इफ ए कंस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे? अब देखना, बड़ी अच्छी बात लिख रहा हूं और आप लोगों को हो सकता है थोड़ी देर तकलीफ भी रहे। अगर आपका कोई भी कंस्टेंट इस फॉर्म में फंक्शन ऑफ पोजीशंस इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जाए, या फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जाए, तो ऐसे कंस्टेंट को हम होलोनॉमिक कंस्टेंट बोलते हैं। These type of constants are called as holonomic constant. मतलब ऐसे कंस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? होलोनॉमिक कंस्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ऐसा क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर इस तरीके से नहीं लिखे जाएंगे तो उन्हें हम नॉन होलोनॉमिक बोलेंगे। अब देखें आप क्या कहने का मतलब है। तो पहले सबसे पहले फॉर एग्जांपल पे आता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, आप सोच रहे होंगे सिंपल पेंडुलम के अलावा भी आप कोई ले लीजिए, तो आप लूंगा, लेकिन जब तक सिंपल पेंडुलम है तब तक किसी और की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट इज, सिंपल पेंडुलम के केस में इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट कैसे लिखी जाएगी? OP माइनस एल इज इक्वल टू 0, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा रहा है कि नहीं? मतलब पोजीशन के फंक्शन के बराबर 0 के बराबर लिखा जा रहा है कि नहीं? यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। इस फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है तो इसीलिए ये क्या है? होलोनॉमिक है। अब जरा बात करते हैं नॉन होलोनॉमिक की, तो अदरवाइज लिख सकता हूं मैं, अदरवाइज नॉन होलोनॉमिक। अब अदरवाइज का मतलब क्या है? क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं अदरवाइज की? तो सबसे पहली बात तो इट इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भाई इक्वल नहीं है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन इस तरीके का साइन है। या फिर नॉन इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है। अगर नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कंस्टेंट अगर इन्वॉल्व है, उन दोनों ही केसेस में क्या होगा? आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इस फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो कैसे? पहले एग्जांपल नंबर, फॉर एग्जांपल पहले 1 करता हूं, फिर 2 करूंगा, क्योंकि दोनों बातों को समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो एग्जांपल नंबर 1, पार्टिकल ऑन स्फीयर। ये एग्जांपल अगर हम ले लें, सर एक बार फिर ये स्लाइड दिखा दीजिए।
ओके सर। तो सबसे पहले पार्टिकल ऑन स्फीयर की अगर बात करूं तो स्फीयर पे अगर कोई पार्टिकल है रखा हुआ, मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और इसके ऊपर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो, अगर पार्टिकल की पोजीशन पी है ये और ये सेंटर इसका सी है या पी ओ है, तो ओपी, ओपी मींस पार्टिकल की पी तक, ओ से पी तक की दूरी, पार्टिकल की पोजीशन, इट इज इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगी, ओपी मॉडुलस, if this radius is r then op may be equal to r or greater than r, am I correct or not? जितनी देर ये सरफेस पर बना रहेगा उतनी देर इक्वल टू आर होगा, और जब सरफेस से ये निकल जाएगा, गिर जाएगा, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे आके ये गिर जाएगा, हट जाएगा, वो आपको मैंने बताया भी था, प्रॉब्लम करवाई थी इस तरीके की। तो इसका पाथ आप ओपी इज इक्वल टू आर से दिखाते, ओपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर से दिखाना पड़ेगा, तो आप कहोगे क्या, ओपी माइनस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Now you can conclude that you can't write f in terms of position. It is, अगर आप इसको स्मॉल r से दिखा दो तो और अच्छा रहेगा, तो स्मॉल r इज द पोजीशन, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ना कि इक्वल टू 0 की टर्म्स में लिख पाए, है ना। ओपी को अगर स्मॉल r से दिखा दूं तो इसी तरीके से तो हो जाएगा, मत लिखो इसको ऐसे। तो ओवरऑल कहने का मतलब तो यही है कि इक्वल टू नहीं आया, इनइक्वलिटी आ गई, मतलब इस फॉर्म में तो नहीं लिखा जा पाया, इस फॉर्म में। अगर इक्वल टू की फॉर्म में लिख जाता तो ये क्या हो जाता, होलोनोमिक। तो ये नॉन होलोनोमिक का पहला एग्जांपल है, ठीक है। अब रोलिंग डिस्क ऑन ए प्लेन, एग्जांपल नंबर 2 देखें। यहां तक लिख लें फटाफट। नवीन बेटा थोड़ा सा वेट करो, समझ आएगा, चिंता ना करो, बिल्कुल समझ में आएगा, एट लास्ट आपको समझ में आ जाएगा सर, एट लास्ट मतलब आज ही की क्लास के अंत तक। एग्जाम्पल 2 देखें आप, बेटा अभी टर्मिनोलॉजी पे बात हो रही है, टर्म जो यूज होती है ना, वो टर्म की बात हो रही है, तो अभी इसको आप फिजिकली रिलेट मत करो, वैसे फिजिकली करना है तो आपको प्रॉब्लम सामने दिखा रहा हूँ। आप किसी स्फीयर की सरफेस पर अगर होगे तो कुछ देर तक आप सरफेस पर होगे, उसके बाद आप सरफेस से हट जाओगे, और वो आपको एंगल भी मैंने प्रूव करवाया था, cos इनवर्स 2/3 आता है, याद आया कुछ नहीं, ये क्वेश्चन करवाया था ना। यस सर। तो कहने का मतलब इंटायर प्रॉब्लम अगर देखो तो क्या एक जैसी है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्रॉब्लम अपना बिहेवियर बदल रही है। बिफोर लीविंग द सरफेस इट इज सर्कुलर मोशन, एंड आफ्टर लीविंग द सरफेस इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सो इंटायरली इट इज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज कैरेक्टराइज्ड एज नॉन होलोनोमिक प्रॉब्लम। अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये होलोनोमिक नहीं है पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, इट इज नॉट इंटायरली सेम प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम एक नहीं है, इंटायर प्रॉब्लम एक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, नॉन होलोनोमिक का केस। अभी हम देखते हैं इसमें भी लिखवाया कि नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो भी क्या नहीं लिख पाएंगे क्या, तो वो एग्जांपल नंबर 2 देखें आप, तो आपको और समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 2, ये थोड़ा कठिन है लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रोलिंग डिस्क ऑन प्लेन, रोलिंग डिस्क ऑन ग्राउंड, ये एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आप देखो जरा, अगर एक डिस्क है जो रोल कर रही है, आप लोगों ने अक्सर ये वाली पिक्चर बहुत लोगों ने देखी होगी, मैं एक काम करता हूँ इस पे एक पिक्चर डाल देता हूँ मैं, वरना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट रुक गया बस। दिख रहा सभी को स्क्रीन? तो मान लीजिए एक रोलिंग डिस्क है जो कि ग्राउंड पर भाग रही है, तो मैंने ये बना लिया ग्राउंड, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये कोई डिस्क है जो घूम रही है, इस पर एक डिस्क है जो भाग रही है, लुढ़क रही है, जैसे आप समझे, ये कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने कभी सिक्का छोड़ा होगा जमीन पर, कॉइन, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए जा रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v, आगे की तरफ। तो अगर मैं इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट करूं इस v के,
ये x है और ये y के पैरेलल बनाइए तो y है, तो इसके कंपोनेंट अगर मैं करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना, b cos थीटा, या कह लूं मैं x डॉट, और ये वाला कंपोनेंट मैं कह लूं क्या, y डॉट, ठीक है। और चूंकि ये रोल कर रही है, चूंकि ये रोल कर रही है, ये इस तरीके से रोल कर रही है, तो इसके अंदर एक रोलिंग मोशन की वजह से भी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी कितनी, मान लीजिए फाई रोल करते हुए आगे बढ़ रही है इस तरीके से, ये वाला कोऑर्डिनेट फाई है जो कि बदल रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट अगर इसकी रेडियस आर है या ए है या कुछ भी है, तो अगर आर रेडियस है तो ये आर फाई डॉट इस तरफ होगी, पीछे की तरफ को, और ये वाला एंगल, ये इधर ना दिखा के थोड़ा तिरछा दिखाते हैं, आर फाई डॉट, और ये वाला एंगल जो है वो ये जो डिस्क खड़ी हुई है वो कितने एंगल पर खड़ी हुई है, मान लीजिए इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है जिसके अबाउट ये मूव कर रही है वो थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। सर बीच का डायग्राम नहीं समझ में आ रहा। बीच का नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अभी एक मिनट बना लूं पहले, उसके बाद दिखाता हूँ। इसके एक्सिस जो है वो थीटा एंगल बना रही है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो ये वाला एंगल या ये कोई सा भी एंगल अगर थीटा या फाई हो तो इसके कंपोनेंट करूंगा तो मैं आर फाई डॉट कॉस थीटा होगा और आर फाई डॉट साइन थीटा होगा, और उसको अगर मैं एक्स डॉट और वाई डॉट से कंपेयर करूं तो कितना आएगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू आर फाई डॉट कॉस थीटा या साइन थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है आर फाई डॉट कॉस थीटा या साइन थीटा। थोड़ा इधर देख लो, अब आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पिक्चर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसीलिए मैंने पिक्चर डाला, इसको देखो आपको, ये देखिए आप, ये जिस ओरिएंटेशन में रुकी हुई है, मान लीजिए फाई घूम गई है तो फाई घूम जाएगी, इस तरीके से रोल कर रही है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से रोल कर रही है, तो भाई आर फाई डॉट किधर होगा, पीछे की तरफ को, जो ब्लू कलर का वेक्टर दिख रहा है ये रहा, अरे रोल ऐसे से करेगी तो ये आर फाई डॉट नीचे की तरफ को, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे की तरफ को, वो ये रही, ठीक है। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो ये एक्स डॉट कंपोनेंट, ये वाई डॉट कंपोनेंट, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आर फाई डॉट कॉस थीटा ये वाला आएगा, आर फाई डॉट साइन थीटा ये वाला आएगा, तो दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों बराबर है, चूंकि तभी तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहने के लिए क्या होगा, एक्स डॉट जो है वो आर फाई डॉट कॉस थीटा के बराबर होगा, और वाई डॉट जो है वो आर फाई डॉट साइन थीटा के बराबर होगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू आर डी फाई कॉस थीटा, dy इज इक्वल टू आर डी फाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, जो भी। ये दो इक्वेशन नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यू कांट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हाउ कैन यू प्रूव दैट, हाउ कैन वी प्रूव दैट? सर यहाँ पे आर फाई डॉट कॉस थीटा कैसे आया? बेटा आर फाई डॉट, जैसे आपने कॉइन को देखा होगा, कॉइन किधर भी चलता है ना, अगर आप देखो, जैसे ये वाला देखो पिक्चर, मैंने ये कैसे बनाने की कोशिश की है, ये कॉइन कुछ इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा। कॉइन किसी भी, कॉइन क्यों लिया, डिस्क क्यों लिया, डिस्क इसलिए लिए कि वो किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ को फॉलो कर रही है, तो एट एनी इंस्टेंट वो कितने एंगल पर खड़ी हुई है, थीटा एंगल पर। तो उसका जो बॉटम जिस पे ये चल रही थी उसकी तरफ जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कितनी झुकी हुई है, थीटा। तो आर फाई डॉट जो आएगा वो आर फाई डॉट कॉस थीटा एक कंपोनेंट आएगा, एक बाई कंपोनेंट साइन थीटा वाला आएगा, दोनों बराबर होंगे तभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा। तो जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट होगी वो एक्स डॉट इज इक्वल टू आर फाई डॉट कॉस थीटा और आर फाई डॉट साइन थीटा होगी, वाई डॉट इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो लेट अस कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। Let us consider the solution of equation 1। तो जो पहली इक्वेशन है इसका सोल्यूशन हम मान लेते हैं, कुछ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए आर, ये किस किस की है, एक्स, थीटा और फाई, ये तीन ही तो है इसमें, एक्स फाई थीटा इज इक्वल टू 0। इस टाइप का ही सोल्यूशन तो आएगा। अगर आया तो, अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हम देखेंगे। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल एफ ओवर डेल फाई डी फाई, डेल फाई ओवर डेल थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, नहीं? और इक्वेशन नंबर 3 मान लें और कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और 3 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, तीनों इक्वेशन को, जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो dx का कोफिशिएंट
यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डेल फाई ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स है और वहां 1 है, देख लो। डी फाई का अगर देखूं तो यहाँ डेल फाई ओवर डेल एफ ओवर डेल फाई है और यहाँ पर कितना होगा माइनस आर कॉस थीटा। और डेल एफ ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि वहां नहीं है। नहीं समझ में आ रहा कंपेरिजन? अब आप ये देख लो, बेसिक एक्सियोम्स जो होती हैं या बेसिक रूल्स होते हैं जो कैलकुलस के, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं फाई के रिस्पेक्ट में, इस वाली को डी टू फाई ओवर डी थीटा डी फाई डेल फाई, कितना आएगा? ये कितना आएगा? इसको थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दूंगा तो आर साइन थीटा। और अगर इसको फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दूं तो 0। इसका मतलब डेल टू एफ ओवर डेल थीटा डेल फाई इज नॉट इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल फाई डेल थीटा। इसका मतलब अवर कंसीडरेशन और अवर assumption इज इनकरेक्ट, क्योंकि फंडामेंटल एक्सियोम है ये कि ये सही होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव का। दिस इज रॉन्ग, तो मैं नई लाइन पे लिख देता हूं, दिस इज रॉन्ग। अभी बेटा दोबारा डायग्राम समझाता हूं। So we can say that, एक मिनट बेटा, so we can say that solution fx phi theta does not exist, or we can say that equation 1 as well as equation 2 are non-integrable constraint. So constraint involved in rolling disk is non-holonomic. देख ले पीछे वाली स्लाइड। जिसको फिगर नहीं समझ में आया थोड़ा मैं अभी बताता हूं दोबारा से। लास्ट स्लाइड में आना सर। हाँ बेटा क्या करें? लास्ट स्लाइड। बेटा एक मिनट अभी रुकने जरा आपको, क्या मैं अभी आप लोगों को रोलिंग डिस्क का कोई एनिमेशन ढूंढ के बताता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बेटा एक मिनट, आप लोगों को ऐसा कोई पिक्चर दिख नहीं रहा ढंग का।
ये बताना चाह रहा हूँ, फिर से इसको समझो आप लोग, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश भी करनी है, ऐसा नहीं है एकदम मतलब दिखा नहीं पाऊंगा ऐसे, लेकिन आप थोड़ा समझो। अगर ये सिलेंडर होता है, समझना, अब तो ये सीधी रेखा में चलता रहता, लेकिन चूंकि ये डिस्क है, तो डिस्क डिस्क बिहेव किसकी तरह करेगी, लाइक ए कॉइन। और कॉइन आपने देखा होगा कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे जाता है, उसका पाथ जिगजैग होता है ना। कभी आप फर्श पर कॉइन को लुका के देख लेना, पता चल जाएगा आपको। तो वो अपनी, अगर इसकी एक्सिस में इसमें डिनोट कर दूं, दिखा दूं, ये अगर एक्सिस में दिखा दूं, तो ये एक्सिस भी तो रोटेट करती हो जाएगी। जब ये ऐसे चलेगा, ऐसे खड़ा होगा, तो इसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी, ऐसे खड़ा होगा तो इसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी, समझे। तो इसकी एक्सिस के साथ साथ ये खुद भी क्या हो रहा होगा, ये खुद भी घूम रहा होगा, तो इसका ओरिएंटेशन लगातार बदल रहा होगा। तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर जिस वक्त ये खड़ा हुआ है, वो पिक्चर ये बना हुआ है, कितना आगे बढ़ गया ये, अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूं तो ये दिखा सकता हूं कि ये पाथ इस तरीके का फॉलो करता हुआ आया होगा, मान लीजिए, और मान लीजिए बाद में इस तरीके का पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा होगा, लेकिन लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। उस पोजीशन पे ये कितना घूम चुका है अपनी एक्सिस पर, ये कितना आगे बढ़ चुका है, फाई एंगल घूम चुका है। अगर ये फाई एंगल घूम गया है तो आर फाई डॉट इसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, जो नीला वाला वेक्टर दिखाया गया है, होगी। जैसे ये लुढ़क रहा है तो ये आर फाई डॉट होगी, आर ओमेगा होती थी, ओमेगा को फाई डॉट, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन कितना बदल गया, फाई बदल गया है ना। और इसके अंदर एक सेंटर ऑफ मास भी इसका आगे भाग रहा होगा बी वेलोसिटी से, तो वो भी होगी बी। तो ये तो पिक्चर हो गई है। अब जिस वक्त ये फोटो खींचा गया, जिस इंस्टेंट पर ये फोटो लिया गया है, उस वक्त ये वाली चीज एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इसके कितने होंगे, ये आर फाई डॉट के कंपोनेंट आर फाई डॉट कॉस थीटा, ये वाला आर फाई डॉट साइन थीटा। और वी के कंपोनेंट देखो तो वी के कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, या फिर एक्स डॉट और वाई डॉट लिख लें तो ये होगा वाई डॉट और ये होगा एक्स डॉट। तो अगर मैं बराबर बराबर लिखूं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में तभी हो सकता है जब ये आगे पीछे बराबर हो, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, यही तो लिखी जाएंगी इक्वेशन। अब देखो किसने पूछा बेटा, समझ आया? आगे सर। सर ये आर फाई वाला और एक बार बताना। आर फाई डॉट एक बार बताओ, अगर ये यहाँ से लुढ़कना स्टार्ट करे, ठीक है, और लुढ़कते ये कितनी हो जाए, यहाँ पहुंच जाए ये, और ये मान लो थीटा एंगल घूम जाए, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे लिखो, कितनी लिखोगे ये बताओ? आर ओमेगा लिखोगे ना, ओमेगा होता है डी फाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी यानी आर थीटा डॉट लिखोगे। वैसे ही एंगल फाई घूम गया है तो आर फाई डॉट होगा। नहीं समझ में आ रहा? गोल्ड स्टीन की अगर आप लोगों के पास बुक हो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उसमें ये एग्जांपल जरूर होगा, ये जरूर एग्जांपल होगा हर बुक के अंदर। सर जो फाई एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ है आई आई वर्टिकल से शायद कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बता रहा है, अगर आपको ये लग रहा है वर्टिकल है तो ये वर्टिकल नहीं है, ये मतलब किसी भी जगह से ऐसे समझ लो, जितना भी घूम गया होगा एंगल वो है, जितना भी घूम गया होगा एंगल वो है। अब सही कंफ्यूजन हो रहा हो तो हटा दिया मैंने। ओके अभी भी डाउट नहीं क्लियर हुआ ये वाला? अब आपको ये पता करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आपने इसका सॉल्यूशन मान लिया, और मानने के बाद बेसिक जो कैलकुलस के रूल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो आपने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है, और नॉन इंटीग्रेबल अगर है तो वो होलोनॉमिक नॉन होलोनॉमिक होंगी। जो मैंने ये लिखा था ना कि नॉन इंटीग्रेबल काइनेमेटिकल कांस्टेंट, देखो यहाँ पे ये नॉन इंटीग्रेबल कौन सा कांस्टेंट है, ये काइनेमेटिकल है ज्योमेट्रिकल है? काइनेमेटिक। क्यों? तो किसमें वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है। और अगर इसको इंटीग्रेट कर लेते, अगर मान लो काइनेमेटिकल कांस्टेंट को आप अगर इंटीग्रेट कर देते तो क्या बन जाता, सोचो। अगर आप काइनेमेटिकल कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर लेते, ज्योमेट्रिकल बन जाता, क्योंकि काइनेमेटिकल कांस्टेंट इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन, मतलब जो वेलोसिटी है वो पोजीशन में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होलोनॉमिक, तो ये क्या है, होलोनॉमिक, अगर ऐसा होता तो। लेकिन अगर काइनेमेटिकल कांस्टेंट
नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब नॉन इंटीग्रेबल है, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी खत्म ही नहीं होगी। और अगर नहीं हो पाएगा तो ये फिर नॉन होलोनोमिक का एग्जांपल है, जो कि इस केस में हुआ। अब यही चीज अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, रोलिंग डिस्क ऑन, रोलिंग सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा और कंफ्यूजन हो। एक मिनट, एग्जांपल नंबर 3 बताता हूं फिर से, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके सर। एग्जांपल नंबर 3 और देख लो, रोलिंग सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग सिलेंडर कुछ लोगों ने लिख भी दिया कि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होगा या ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखते हैं रोलिंग सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे बिहेव करेगा। हालांकि ये सब मैं करवाऊंगा आप लोगों को आगे। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। जब ये नीचे की तरफ को लुकेगा, मान लीजिए ऐसे लुक रहा है, इसकी रेडियस r है, और मान लीजिए घूमते घूमते कितना घूम गया 5, तो ये कितना होगा इधर की तरफ को वेलोसिटी इसके अंदर? r5 डॉट, और आगे की तरफ को वेलोसिटी कितनी होगी भाई? ये मान लीजिए यहां से लुढ़कना स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए कितना आगे बढ़ गया ये x, तो ये कितना होगा x डॉट, और इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या लिखी जाएगी? x डॉट इज इक्वल टू r5 डॉट। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? x इज इक्वल टू r5 हो जाएगा सीधा सीधा? नो सर। नहीं होगा, क्यों? सर क्योंकि 5 है वो कांस्टेंट। नहीं, अरे भाई वेरिएबल है। भाई आप कैसे करोगे इंटीग्रेट? इसको ऐसे लिख लो, dx बराबर r d थीटा d5, इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ। कैसे लिखोगे? x इज इक्वल टू r5 नहीं लिखोगे, और कैसे लिखोगे? ये सर इसका मतलब x माइनस r5 इज इक्वल टू 0, यानी आप लिख पाए कैसे फॉर्म में? इस फॉर्म में। और अगर आप इस फॉर्म में लिख पाए तो क्या है ये फिर? होलोनोमिक। तो ये होलोनोमिक। देखो यहाँ पर यही हुआ जो पीछे मैंने स्टार बनाया कि काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व है, लेकिन इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट है, इसलिए ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, और ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो गया तो ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का एग्जांपल। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए अगला हेडिंग लिखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन 3rd नंबर, रियोनोमिक एंड स्केलरोनोमिक। स्केलरोनोमिक एंड रियोनोमिक। तो स्केलरोनोमिक और रियोनोमिक, अगेन दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर इज अ मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इनका क्या मीनिंग है? स्केलरोनोमिक मींस रिजिड, स्केलरो means rigid, and Rio means running। नाम से ही पता चल रहा है कि रियोनोमिक और स्केलरोनोमिक है। एक मिनट में जरा फोन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? रनिंग मींस बेसिकली जिसमें टाइम इन्वॉल्व, टाइम डिपेंडेंट। रिजिड मींस जिसमें टाइम का कोई फर्क ना पड़ता हो। तो नाम से ही पता चल रहा है स्केलरो मींस जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, और रियो मींस जो टाइम डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस भी लिख लेंगे कि इफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, on time explicitly, then constraint is said to be
स्केलरोनॉमिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो सबसे अच्छा एग्जांपल वही है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट इज √x² + y² - l = 0, that is fxy = 0. It has not time explicitly, है ना, it is not dependent on time explicitly. However, दूसरा देख लें, if equation of constant, वही मैं पूरा लिखूंगा सेंटेंस, if equation of constant dependent on time explicitly, then constraint is said to be रियोनॉमिक। कंस्टेंट तब उसे क्या कहेंगे हम, रियोनॉमिक कहेंगे। और इस तरीके का एग्जांपल कहाँ मिलेगा जिसमें टाइम एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व हो, वो हमें देखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, आप लोग पहले फटाफट लिख लेंगे। सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट, सिंपल पेंडुलम with oscillating support, सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट। और मान लीजिए ऑसिलेटिंग सपोर्ट जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ht = a cos ओमेगा t, मैं इसको अलग से लिखता हूँ, सपोर्ट, और xt = a cos ओमेगा t। इस तरीके से सपोर्ट जो है इसकी ऑसिलेट कर रही है। तो कुछ पिक्चराइज करता हूँ, मैं बनाता हूँ फिगर, क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा आप देखें इधर। मान लीजिए ये ऑसिलेटिंग सपोर्ट जो है वो इसके अबाउट मोशन कर रही है एट एनी इंस्टेंट। मान लीजिए यहाँ पर है पेंडुलम और इस तरीके से पेंडुलम जो है ऑसिलेट कर रहा है ये, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है ओमेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या मैंने जो बता दिया, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना ए है, ठीक है। ओवरऑल हमें इससे मतलब नहीं, एट एनी इंस्टेंट ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो अगर मैं ये दूरी कहूँ टी टाइम पर, मान लो, तो ये दूरी कितनी होगी, a cos ओमेगा t। और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स अगर xy हैं, यानी इस ओरिजिन के लिए अगर ये कोऑर्डिनेट्स xy हैं, तो ये वाली चीज किसके बराबर होगी, x के बराबर, और ये वाली y के बराबर, अर्थात ये y के बराबर। तो हम जो l के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये अगर है तो ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये x है, ये y है, और ये वाली आपको दिख ही रही है कितनी है, x - a cos ओमेगा t। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगी, x - a cos ओमेगा t होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस l बराबर 0। कुछ इसी तरीके से तो होगी। गलत कह रहा हूँ क्या? तो भाई इसको अलग से दिखा दूं क्या ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल में मैंने x² + y² बराबर l² लगाया, ध्यान से देखो। सर l²। अंडर रूट लगा दिया तो बेटा l लिखो ना फिर। ओके सर। बहुत बार लिखा था अभी मैंने, देखो कितनी बार तो ये इक्वेशन लिखी है, देखो √x² + y² - l बराबर 0, हर बार यही लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ भी लिखी। क्या कह सकते हो कि इट इज डिपेंडेंट ऑन x y। सर वहाँ पे पेज पे आइएगा, कहाँ पे बेटा,
माइनस एल स्क्वायर आएगा। यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अरे बेटा बताओ, यहाँ आएगा? नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आएगा? नहीं आएगा। So it is dependent on x, y and t also. T is here explicitly. Explicitly means direct presence of any variable. Explicit presence कहलाती है। और यहाँ पे टाइम क्या है? सीधा सीधा फंक्शनल अपीयरेंस है उसकी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज कंस्टेंट इज रियोनोमिक। कंस्टेंट इज रियोनोमिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। एक स्लाइड और ऐड करता हूँ। देखिए आप लोगों को एक स्लाइड, हाँ सर। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये वाला बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं समझ में आया, इसमें समझना नहीं है। मैं ये बता रहा था कि रियोनोमिक का ये एग्जांपल है। ठीक है, तो एक ऐसे एग्जांपल है कि अगर ऑसिलेटिंग सपोर्ट है तो एट एनी इंस्टेंट ये ऑसिलेटिंग सपोर्ट कहीं भाग गई होगी, तो कितनी दूर निकल गई होगी? t इक्वल टू टी पर a cos ओमेगा t। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया होगा? x माइनस a cos ओमेगा t। इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर l स्क्वायर लिखूंगा ना, या फिर ऐसे कह लूं इसका स्क्वायर का अंडर रूट बराबर l। तो यहाँ पे टाइम इस एक्सप्रेशन में आ रहा है ना, अगर टाइम एक्सप्रेशन में आ रहा है तो फिर ये रियोनोमिक है। जरा आप ध्यान से देखो, ये कई एग्जांपल आपके सामने है। पहला एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में जो कांस्टेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट? टाइम इंडिपेंडेंट। So it is scaleronomic, and you can write this equation of constant like x square plus y square root minus l is equal to 0. It means f of x y is equal to 0 टाइप से लिख सकते हैं। तो ये कैसी है? होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक? होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक? सिंपल पेंडुलम की केस में ही बात हो रही है, तो होलोनोमिक। और अगर मैं इसकी देखूं इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट ज्योमेट्रिक टाइप की है, काइनेमेटिकल कंस्टेंट टाइप की है? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट है। क्यों? क्योंकि x और y ही इन्वॉल्व है केवल। तो ध्यान से देखो कि स्केलरनोमिक भी है, होलोनोमिक भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। तो मैनी मोर वन इन ये। और दूसरा वाला एग्जांपल देखें जरा। दूसरा एग्जांपल देखें, ये वो है पार्टिकल ऑन स्फीयर। स्फीयर के ऊपर पार्टिकल, इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या थी? मैं लिखता चलूं इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट, इसी कि आप लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाओ। इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट थी b इक्वल टू r ओमेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट माइनस l बराबर 0। इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट थी। और इसकी पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस, इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट थी OP माइनस r या ग्रेटर देन इक्वल टू r। याद आ रहा है सबको? नहीं? यस सर। तो ये पार्टिकल है, ना कि कोई स्फेयर के ऊपर स्फेयर है। तो यहाँ से देखो ये इनइक्वालिटी है इसके अंदर, तो नॉन होलोनोमिक है। इनइक्वालिटी है तो नॉन होलोनोमिक है। टाइम नहीं है इसलिए स्केलरनोमिक है, और चूंकि इसमें पोजीशन है इसलिए ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, केवल पोजीशन है इसलिए ज्योमेट्रिकल है। अब अगला एटवुड मशीन देख लो। एटवुड मशीन में अगर इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट देखें तो क्या होगी? हालांकि बताई नहीं है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। अगर ये y1 है और ये y2 है तो आप इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या लिखेंगे? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू l इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर स्मॉल पुली है तो, है ना? ये तो लिखेंगे भाई, लंबाई जो स्ट्रिंग की है वो फिक्स रहती है। यस। तो अब अगर आप इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट देखो तो इसमें केवल पोजीशन है इसलिए होलोनोमिक, सॉरी ज्योमेट्रिकल। टाइम नहीं है इसलिए स्केलरनोमिक। इक्वल टू के बराबर लिखा हुआ है इसलिए होलोनोमिक। अब ये सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट, ये बनाने का सिंबलिक तरीका बड़ा करके दिखाऊं क्या? ये इस तरीके से दिखाया ना। तो सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट, इसमें टाइम इन्वॉल्व होता तो रियोनोमिक, लेकिन इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इक्वल टू के बराबर ही लिखी गई थी। होलोनोमिक, केवल वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं थी, केवल पोजीशन इन्वॉल्व है इसलिए ज्योमेट्रिकल। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से दिखा देता हूं मैं आपको पीछे वाली स्लाइड। ये देखो इसकी इक्वेशन देखो, इक्वल टू बराबर 0 लिखी हुई इसलिए होलोनोमिक, टाइम है नहीं, टाइम है इसलिए रियोनोमिक, और पोजीशन इन्वॉल्व है केवल, वेलोसिटी नहीं है इसलिए ज्योमेट्रिकल। क्लियर है? फिफ्थ एग्जांपल देखो। कोई भी एक वो रखा हुआ है, अगर मान लीजिए एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो क्या कंस्टेंट है? कंस्टेंट ये है कि ये ब्लॉक इसी सरफेस पर बना रहेगा। तो होलोनोमिक, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट रहेगा,
जो भी है जीरो रहेगा तो जीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट। स्केलरनॉमिक क्योंकि टाइम नहीं होगा, और ज्योमेट्रिकल क्योंकि इसमें वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं। ये वाला एग्जांपल देखें, आपको दिख रहा होगा, ये रोलिंग डिस्क का एग्जांपल दिखाया, रोलिंग डिस्क ऑन ग्राउंड। अभी पिक्चर बनाया था, याद हो तो थोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग क्लास में, क्योंकि आप कोई बाहर का बच्चा हो सकता है ना समझे, लेकिन जो लोग क्लास में है वो तो समझ रहे होंगे। तो ये कौन सा कंस्टेंट है, होलोनोमिक है नॉन होलोनोमिक? नॉन। नॉन होलोनोमिक क्योंकि इसमें नॉन इंटीग्रेबल कंस्टेंट इन्वॉल्व थे, और काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है क्योंकि इसमें वेलोसिटी थी। और स्केलरनॉमिक और रियोनॉमिक की अगर बात करें तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब इंटीग्रेट हुआ ही नहीं, जब काइनेमेटिकल कंस्टेंट इंटीग्रेट होकर बना ही नहीं, तो हमें यही नहीं पता चला ना कि इसका बिहेवियर कैसा है, टाइम इसमें आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट वाला जो है 7th नंबर जो अभी आपको करवाया था, क्या इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई सिलेंडर लुढ़क रहा है, तो याद हो तो इसकी इक्वेशन आई थी x - r थीटा = 0। पीछे पलट के दिखाऊं, x - r फाई या x - r थीटा = 0। कौन सा कंस्टेंट इन्वॉल्व है? ज्योमेट्रिकल, होलोनोमिक क्योंकि बराबर 0 के लिखा जा सकता है, और स्केलरनॉमिक क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? नहीं? सर ज्योमेट्रिकल वाला दोबारा देखिए। इसी का जी सर। देखो ना, इसमें कन्वर्ट नहीं हो गया था ज्योमेट्रिकल में, ये था Integrate इसमें हुआ था ना। काइनेमेटिकल, लेकिन इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन गया? हाँ वही। जियोमेट्रिकल कंस्टेंट ही बन गया ना। तो जब कन्वर्ट हो जा रहा है तो जियोमेट्रिकल बोल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। यस सर। हो सकता है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो, मैं भी कह रहा हूँ। तो ये सारी सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इन्हीं के लैग्रांजियन हमें लिखने हैं, इन्हीं की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, और ये तो 7 एग्जाम्पल है, ऐसे 25 सवाल अभी होंगे, तो वहां पर हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा। ये तो मैंने केवल सिंबॉलिकली आपको चीजें समझाने के लिए बताया कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें रियोनॉमिक होगा, कैसे स्केलरनॉमिक में डिफरेंशिएट कर पाए, होलोनॉमिक नॉन होलोनॉमिक में कैसे डिफरेंशिएट कर पाए, ज्योमेट्रिकल और काइनेमेटिकल में कैसे डिफरेंशिएट कर पाए। तो उसको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, आगे बढ़ेंगे तो आगे और समझ में आएगा। ठीक है सर ये लास्ट वाले में अगर रोलिंग डिस्क नहीं होगा और बॉक्स होगा तो? हम्म? सर तो लास्ट वाला जो है ना 7 नंबर, रोलिंग डिस्क ना होके बॉक्स हो जाए। रोलिंग बॉक्स कभी सुना है आप? नहीं रोलिंग बॉक्स नहीं, रोलिंग डिस्क ना होके बॉक्स होगा। बॉक्स स्लाइडिंग के लिए बोल रहे हाँ बॉक्स स्लाइडिंग। तो वो तो सेम होगी सिचुएशन। अगर बॉक्स स्लाइड हो रहा है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो होलोनॉमिक ही होगा, स्केलरनॉमिक ही होगा, जियोमेट्रिक ही होगा इसमें, क्योंकि पोजीशन आप कहाँ से लिखोगे, जहां से लड़काया होगा, तो एक्स से ही काम चल जाएगा ना केवल, इसमें तो थीटा उटा का झाड़ नहीं आएगा। इसकी कंस्टेंट की इक्वेशन क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी पे रहना है इसको, तो सेम रहेगी सिचुएशन। हैं। सर सारे ज्योमेट्रिकल वाले हैं, बिना कोई दूसरा एग्जांपल जो ज्योमेट्रिकल ना हो। जो काइनेमेटिकल हो, हाँ सर मोस्टली तो वही काइनेमेटिकल में क्या कैसे करोगे? मैंने कहा ना, जहां जहां रोलिंग हो, जहां जहां रोलिंग होगी वहां पर काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। अब ये बात अलग है कि वो काइनेमेटिकल कंस्टेंट ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे काइनेमेटिकल कंस्टेंट इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ वाला काइनेमेटिकल कंस्टेंट ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि वो इंटीग्रेबल है, लेकिन यहाँ वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको काइनेमेटिकल कंस्टेंट की कैटेगरी में रखा गया। तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल आप लोग देखोगे जो कि ये मोनिका बेटा समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा? अच्छा आज के लिए पूछ रहे हो आप कि आज बस खत्म हो गया क्या? तो मुझे लगता है यहीं पे मुझे ब्रेक कर देना चाहिए आज। ठीक है, कल की क्लास में इसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं, और चीजें बातें आगे करेंगे, तो मोस्टली आप लोगों को कल और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जो लोग क्लास छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। स्लाइड शो कर देता हूँ, बाकी आप लोग देख लें। ओवरऑल थोड़ा तो फिगर आउट हुआ होगा ना क्या चीजें होती हैं ये। यस सर। अभी आज रिकॉग्नाइज ये नहीं करना कि आज समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कल की एक और क्लास होने के बाद आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर इसमें मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ये इस टाइप की जो फोर्सेस रहती है तो लेने नहीं है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन वगैरह को तो कंसीडर नहीं करना ना सर? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स ऑफ कंस्टेंट। यस सर। वो अभी कल मैं आपको बताऊंगा, काफी चीजें अभी रह गई है ना, तो Yes, फोर्स sir. ऑफ कंस्टेंट को और अच्छे से क्लियर करेंगे आपको, क्योंकि वर्चुअल वर्क, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल, यहाँ सब बातें होंगी ना, तो ये सब बातें और क्लियर होंगी। यस सर। सर वो लास्ट में आपने फिगर दिखाए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास कंस्टेंट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इनको, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। हेलो सर। हाँ सर आपने लास्ट में जो फिगर दिखाई है उनके कंस्टेंट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि डायरेक्टली भी लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर एक बार बता दीजिए ना, लास्ट के कुछ छूट गए हमारे। ये देखो लास्ट वाला यही तो है। नहीं सर वो फिगर बताइए आपने सर। अभी आ रहा हूँ, बताऊँ। हाँ, इसमें लास्ट वाले रह गए ना, उनका भी इक्वेशन बता दीजिए। अच्छा इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट बेटा सब, अच्छा इसकी है आपके पास ना, इसकी तो पिछली वाली स्लाइड में ही थी। सर एक बार मेंशन कर दीजिए। सर 15 नंबर स्लाइड एक बार प्लीज शो कर दीजिए। एक मिनट बेटा, इसकी y बराबर कांस्टेंट हो जाएगी,
इसकी x डॉट बराबर r पाई डॉट साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी आपको लिखा हुआ था याद आ रहा हो तो, और इस वाले की x इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है, सर आर थीटा है वहाँ पे, कहाँ पे लास्ट वाला आर थीटा है। r फाई, सर आपने फाइव लिख दी कि फाइव है वहाँ पे। नहीं नहीं r फाई होगा ना, क्योंकि फाई वो वाला एंगल नहीं है, ये देखो आप, ओके सर। ये थीटा से मतलब नहीं है इसका, वो कितना घूम रहा है उससे मतलब है। हाँ बेटा, एक और आवाज आई थी पीछे से, वो कुछ पूछ रहे थे। स्लाइड नंबर 9, 7 8 6 7 8 6 सर हो गया। 7 8 और कुछ थैंक यू सर। 9। हाँ अब बताओ बेटा, क्या और कोई दिक्कत है? सर रोलिंग डिस्क ऑन ग्राउंड की इक्वेशंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते? क्या चीज रोलिंग डिस्क ऑन ग्राउंड, हाँ ये इक्वेशंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? आप करने की कोशिश कर लेना। सो जैसे हम इंक्लाइन प्लेन, मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन में कई वेरिएबल इन्वॉल्व है। एक्स भी है, वाई भी है, एक्स भी है, फाई भी है, थीटा भी है और टाइम भी है। नहीं कर पाओगे आप। बहुत सारी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो आप जिनको नहीं कर सकते, ये करके दिखा देना। इसको कर लोगे x डॉट y डॉट प्लेन के लिए भी तो dx इक्वल्स टू r d phi था। क्या चीज? इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन, इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन देखो, ये रही। हाँ। इसमें थीटा कहाँ है? x डॉट इक्वल्स, सर x और phi और r तो है ना? r तो कांस्टेंट है ना, रेडियस है। अच्छा हेलो सर, हेलो ठीक। हाँ सर 4 नंबर स्लाइड पे आज सर वो कंडीशन समझ नहीं आ रही, रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर ये वो मैंने। हाँ सर, ये कंडीशन एल कांस्टेंट वाली है। ये क्या हुआ, दिक्कत क्या हो रही है? नहीं सर, तो यही आपने कंडीशन यहाँ पे जनरेट करके आगे अप्लाई किया ना उसमें लास्ट में, कैसे अंडर ये एक्स आई? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल बराबर 0, ये वाला पूछ रहे हो? ओके सर, हो गया। अरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पड़ी होगी आपने, हाँ सर, हो x गया। माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y ये माइनस सर 0 ये का। हो गया सर, हो गया हो गया। अब तो मैं बताऊंगा जरूर। सर एक कॉइन का जो एग्जांपल है उसमें अगर एक और कांस्टेंट ऐड कर दे कि मतलब कॉइन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ तो सर तब ये होलोनोमिक, होलोनोमिक बन जाएगा। तब ये होलोनोमिक है। तब तो इसमें और इसमें फर्क ही क्या रहेगा? सिलेंडर और उसकी, हाँ हाँ ओके सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो इसको नॉन होलोनोमिक कौन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना। हाँ यस सर। होलोनोमिक हम पढ़ेंगे, पता है कौन से? हम कौन से पढ़ेंगे? होलोनोमिक सर। होलोनोमिक ही पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या 99% हम जितना भी पढ़ेंगे वो सब होलोनोमिक होगा। क्यों? क्योंकि नॉन होलोनोमिक पढ़ना अपने बस की बात ही नहीं है, आसान नहीं है। ये नॉन होलोनोमिक वाला जो चीजें मिलेंगी वो आपको केओस थ्योरी मिलेगी, जो नॉन लीनियर डायनामिक्स में, और वो बहुत कठिन होती है। आप लोगों ने अगर एमएससी में पढ़ी हो तो फेज स्पेस डायग्राम के बाद चीजें जो चालू होती हैं वो होती हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके बेटा, कल जरूर रहना आप लोग क्लास में, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर।